Good afternoon. Okay. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज का जो लेक्चर है, सबसे पहले तो ये लेक्चर का इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये किसके लिए है, किस हिसाब से है, और उसके बाद फिर हम लोग हमारा टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। राइट नाउ दिस लेक्चर इज़ फॉर 11th साइंस स्टूडेंट जिन्होंने बायोलॉजी ये सब्जेक्ट लिया हुआ है। हेलो, हाय अली, तूने नाम ही ऐसे रख दिया है। सर मे आई आस्क अ क्वेश्चन? ओके, सो स्टूडेंट्स आते हैं, तब तक 2 मिनट के लिए वेट किया जाए। हेलो कुणाल, गुड आफ्टरनून। आई एम फाइन, तू कैसा है? ओके, लेट्स स्टार्ट। आज का जो लेक्चर है वो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 11th वालों के लिए। पहले ये बता दूं मैं, ये लेक्चर किसके लिए है वो सबसे पहले तो समझ लो। जो 11th में जो बच्चे आए हुए हैं उन बच्चों के लिए है ये लेक्चर अपना। और सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, 11th का ये फर्स्ट लेक्चर है। तो मैं सबसे पहले तो आप लोग को वेलकम करूँगी कि आज मतलब हम लोग मिले हैं फर्स्ट लेक्चर में, और 11th बायोलॉजी स्टार्ट करना है हम लोग को। और 11th के बायोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले जो उसका बेसिक पर्टिकुलर टॉपिक है जो स्टार्ट करना है हम लोग को सेल से, है ना। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जिसको बोला जाता है वो है सेल। बट सेल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता देती हूँ कि बायोलॉजी के अंदर मेनली कौन कौन से चैप्टर किस हिसाब से आएंगे, कितने यूनिट आप लोग को पढ़ने हैं, 11th का पोर्शन किस हिसाब से हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इवन आप लोग को एक पर्टिकुलर कैसे टाइम टेबल फॉलो करना है, किस हिसाब से आप लोग वर्क करोगे तो आप लोग का NCERT या जो स्टेट बोर्ड का बुक है या जो भी आप लोग रिफ़र कर रहे हो 11th के लिए वो आप लोग का कंप्लीट होता है। ओके, सो सबसे पहली चीज़ तो आप लोग को ये करना है कि गोल बनाना है कि आपको करना क्या है आगे। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा होता है कि नहीं समझ में आता है कि हम क्या करें, उनको इतना भी डिसाइड नहीं हो पाता है कि हम सिर्फ बोर्ड का पढ़े, हम सिर्फ नीट लेवल का पढ़े, कि हम किस हिसाब से करें। तो ये कन्फ्यूजन अगर आप लोग ने बायो रखा हुआ है तो बिल्कुल भी मत रखना। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि बायो के लिए एक पार्ट ऐसा है ना कि बायो एक चैप्टर ऐसा है, बायो का सब्जेक्ट ऐसा है जो आप लोग को नीट लेवल के लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो बहुत ज़्यादा आप लोग को डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग को बिल्कुल भी डीपली स्टडी नहीं करना है या ऐसी बात नहीं कर रही हूँ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि सपोज कोई एक चैप्टर लिया आप लोग ने, सेल का चैप्टर, आप प्रिपेयर कैसे करोगे। टोटल 42 चैप्टर्स हम लोग को प्रिपेयर करने होते हैं। 11th और 12th को मिला के बात कर रही हूँ मैं, 11th एंड 12th को मिला के आप लोग एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा 45 चैप्टर्स आप लोग इंक्लूड कर सकते हो, है ना। अगर आप बात कर रहे हो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, है ना, मैं रिपीट कर रही हूँ चीज़ को फिर से कि अगर सपोज आपने कोई टारगेट रखा और आपका फर्स्ट टारगेट ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट का ले लो या फिर आप CET का ले लो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप लोग अचीव करना चाहते हो और आपने बायो रखा हुआ है, तो बायो के लिए आप लोग को करना क्या होगा। सबसे पहली चीज़ आप लोग को वो टारगेट पता होना चाहिए कि हमको कंप्लीट क्या करना है, हमको पढ़ना किस में से है। बहुत सारे बच्चे 11th ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही मतलब हाँ 11th हो जाएगा, हम 12th से बहुत सीरियस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि 11th जिसका बहुत अच्छा होता है, 11th जिसका स्ट्रॉन्ग होता है 11th का बायोलॉजी, उसी को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अच्छे स्कोर्स आते हैं।
ये बात एकदम कंफर्म है। ये आप किसी भी टीचर से या किसी भी एक्सपीरियंस टीचर से पूछ लो। मुझे भी खुद को 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, मैं भी नीट की क्लासेस ही लेती हूँ। तो जो भी पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हम लोग का है, हम लोग ने देखा हुआ है कि जो बच्चों ने 11th बहुत अच्छे से किया हुआ है, वो बच्चों का नीट के अंदर रिजल्ट या सीईटी के अंदर रिजल्ट बहुत अच्छा आया हुआ है। जिन बच्चों ने 11th को कैजुअली कंसिडर किया हुआ है कि हाँ 11th कर लेंगे, 12th से हम लोग सीरियस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उन लोग का कुछ नहीं होता है। इसका रीज़न ये है कि 21 to 22 चैप्टर आप लोग को कवर करने होते हैं 11th के अंदर। तो सबसे ज़्यादा जो पार्ट हम लोग को कवर करना है, लाइक अगर आप लोग एनसीईआरटी पकड़ते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे फर्स्ट पार्ट में ही लिविंग वर्ल्ड आ जाता है, फर्स्ट पार्ट में ही प्लांट किंगडम कंप्लीट करना है, फर्स्ट में ही आप लोग को एनिमल किंगडम कंप्लीट करना है, फिर मॉर्फोलॉजी आता है, एनाटॉमी आता है, फिर सेल है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ सेल है, सेल डिवीजन प्रोसेस है, सेल साइकिल प्रोसेस है, देन ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट है, फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, एंड देन आप लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, आप लोग का न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे पॉइंट, मतलब अगर हम बात करते हैं कि जो हम बोलते हैं ना कोर ऑफ बायोलॉजी, कोर ऑफ बायोलॉजी मतलब जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, वो तुम्हारे 11th में ही कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप 11th को कैजुअल फॉर्म में ले लो, हाँ चलेगा कर लेंगे, अभी तो हमने 10th कंप्लीट किया है, अभी तो ये कोरोना गया है, ये वाले पॉइंट अगर आप लोग पकड़ के बैठोगे और आपने अगर स्टार्ट किया, तो मैं आप लोग को पक्का बता देती हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आप लोग अगर कुछ अचीव करना चाहते हो तो नहीं कर पाओगे। मैं पहले ही लेक्चर में आप लोग को मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं आप लोग को सिंसियर होने के लिए बोल रही हूँ कि 11th से सिंसियरिटी अगर गेन करोगे, सीरियसनेस लोगे, तो आप लोग के वो 11th के टॉपिक जैसे जैसे कंप्लीट होते जाएंगे, वैसे वैसे 4 महीने मुझे भी और को भी लगेंगे, क्योंकि 12th में ज़्यादा पॉइंट कवर नहीं करने। 12th का एक पार्ट पूरा इकोलॉजी कंप्लीट कर देता है, दूसरा पार्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मेंडल का हो जाता है, तीसरा पार्ट बायोटेक्नोलॉजी हो जाता है और चौथे पार्ट में रिप्रोडक्शन आता है। 4 टॉपिक में आप लोग का 12th कंप्लीट होता है। आपके जो मेजर पॉइंट है वो है 11th के। अब ये तो बात कर दी मैंने कि कॉन्सेप्ट क्या क्या है तुम्हारे 11th और लिए। मेरा ये जो फर्स्ट लेक्चर है, जो लेक्चर मैंने पब्लिक रखा हुआ है, ये लेक्चर जो भी 11th में जो भी बच्चा आया हुआ है, जो बायो लेना चाहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको खुद को समझ में आएगा कि ये लेक्चर लेने के बाद इवन आप लोग अपने जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट होते हैं, लाइक जिन्होंने 11th-12th कंप्लीट कर लिया है, उनसे पूछ के देखना, वो भी यही चीज़ बताएंगे जो मैं अभी आज आप लोग को बताने वाली हूँ और जो मैं बता रही हूँ। तो 11th प्लीज़ इग्नोर मत करना, 11th का एक एक टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट करना। ये तो बात होगी कॉन्सेप्ट की कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आने वाले हैं 11th के अंदर और 12th के अंदर। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मतलब जो बात करने वाले हैं वो है आपको पढ़ाई कैसे करनी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप लोग को बायो कैसे करना है, राइट। तो देखो एक एग्जांपल देती हूँ कि सपोज मैं अभी आप लोग के साथ जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ वो है सेल। क्लियर हो गई बात, सेल वाला चैप्टर। अब आपको करना क्या है, 11th का बायोलॉजी स्टार्ट करोगे उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए ये मैं बताती हूँ। आपके पास 11th का स्टेट बोर्ड का बुक, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बायोलॉजी का बुक बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा है। उन्होंने बहुत बेसिक मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग के पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बायोलॉजी का बुक आपके पास रखो। उसके साथ साथ आप अपना एनसीईआरटी लेके बैठो। भले किसी को सीईटी करना है, किसी जो बच्चा है कि जिसको नीट के अंदर बिल्कुल भी नहीं इंटरेस्ट है, जिसको सीईटी तक जाना है, वो बच्चा भी क्या करेगा, एनसीईआरटी लेके बैठेगा। ओके, तो ये जो 2 बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बायो को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बुक्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है, सपोज आप लोग के पास जो बच्चा बहुत ऐसे पहले मैं ये बात करूंगी, ऐसे बच्चे की बात करूंगी जो एकदम सिंपल सा, मतलब जो 65 रेंज तक, जिसको बहुत ज़्यादा स्कोर करना नहीं है, जिसकी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं है पढ़ने की, उसको भी इंटरेस्ट कैसे आ सकता है बायो में, मैं सबसे पहले उसकी बात करूँगी। फिर वो बच्चों की बात करेंगे जो ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और उनको बहुत डीप में पढ़ना है, ठीक है। तो जो एवरेज स्टूडेंट हम लोग जिसको बोलेंगे, उन्होंने क्या करना है, सपोज मैंने सेल का चैप्टर पढ़ाया, मेरे साथ जब आप सेल पढ़ते जाओगे या मेरे साथ जो भी चैप्टर पढ़ोगे आप लोग, पहले आपको लेक्चर के अंदर नोट्स बनाते जाने हैं।
जो चीज़ें मैं बताती जाऊंगी, जो चीज़ें आपको पूछती जाऊंगी, वो आपको क्लियर करते जानी है, ठीक है। अब जो भी लोग को बताया जाएगा, ये आप लोग को क्लियरली एक चीज नोटिस करना है कि लेक्चर में ही वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाए, लेक्चर में ही वो टॉपिक आपको समझ में आ जाए। अगर लेक्चर में वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग वो पढ़ पढ़ के अपना दिमाग खराब करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उसको पूछो कि ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये टॉपिक के अंदर ये वर्ड नहीं समझा है या टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं समझा है, तो तुरंत वो टीचर वहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा। क्लियर। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि लेक्चर बहुत अच्छे से, जो भी लेक्चर्स आप लोग के होते हैं, जो लेक्चर्स आप लोग इवन यूट्यूब पे देख, जो भी है, आप लोग को वो लेक्चर बहुत अच्छे से समझना है। कॉन्सेप्ट एक बार समझ में आ जाए, आप लोग ने लिख लिख के जो लेक्चर किया हुआ है, जो नोट्स है, वो नोट्स आपको आपके पास रखने हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया है वो कॉन्सेप्ट। हम लोग बात कर रहे हैं सेल का, एक एग्जांपल लेके, तो सेल में जितना मैं पढ़ाऊंगी वो आप लोगों को हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब सेम टॉपिक, सेल का जो टॉपिक आप लोग पढ़े, वो सेम टॉपिक आपने स्टेट बोर्ड की बुक में से एक बार रीड करना है। सेम टॉपिक फिर से आप लोग ने तुरंत एनसीईआरटी में से भी रीड करना है। कितनी बार वो एक टॉपिक आप लोग ने तुरंत के तुरंत रिवाइज किया है? 3 टाइम। समझो ये चीज को, अगर ये हैबिट बनेगी आपकी तो फिर आप लोग को कोई नहीं रोक सकता मार्क्स लाने के लिए। पहले आप लोग ने ऑनलाइन जो भी लेक्चर होगा वो बहुत अच्छे से वहाँ पे एकदम कॉन्सेंट्रेट होके, कहीं पे भी ध्यान ना देके कॉन्सेंट्रेट होके लेक्चर को सुनना है, अच्छे से समझना है। then you have to read your that particular concept or lesson with NCERT and state board book। ये दोनों की दोनों बुक आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 3 बार आप लोग का वो कॉन्सेप्ट क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। नाउ सेकेंड टाइम जब आप लोग आओगे तो सेकेंड टाइम ऑब्वियस है कि सर या मैम कुछ ना कुछ क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट पे पूछेंगे, तो आप लोग को वो दिमाग में रहेगा, आपको वो क्लियर रहेगा, ओके। तो फिर आप लोग को इसके बाद आप लोग को क्या करना है कि एक एक टॉपिक इसी हिसाब से करते जाना है। एक टॉपिक हुआ वो चैप्टर का, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, वैसे जितने टॉपिक हुए हैं आप लोग को करते जाने हैं। अब आपको क्या करना है, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका स्टेट बोर्ड और एनसीईआरटी में से क्लियर हो चुका है, आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, अब आपके पास जो क्लास की नोट्स होगी या मॉड्यूल जो होंगे या जो आप लोग के पास बुक्स है, तो हम लोग को कौन कौन सी बुक मिल जाती है कि जैसे अरिहंत ले लेते हो या कोई भी बुक आप लोग के पास एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए रहती है। एमटीजी एक बुक है, एमटीजी अगर लेते हो तो ये सारी बुक में से कोई भी बुक अगर आप लोग लेते हो, एररलेस, ये एररलेस मुझे अच्छी लगती है, तो ये बुक आप लोग को एक्स्ट्रा नॉलेज देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाने का, एक्स्ट्रा जितना भी पार्ट्स होगा, एमटीजी ले लो आप लोग, एमटीजी में ना ज़्यादा एक्स्ट्रा दिया हुआ है ना ज़्यादा कम दिया हुआ है, इसके ऊपर एमटीजी में से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। अब जो आपको क्लास में से, अब आप समझ के अगर स्टूडेंट्स हो तो आपको समझ क्लास में से ही मॉड्यूल दिए जाएंगे, आपको समझ के क्लास में से ही आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करो। जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, जब तक आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो, तब तक आप लोग को बिल्कुल भी वो चैप्टर के ऊपर आइडिया नहीं आ सकता है कि आपको करना क्या है। बात समझ रहे हो सब लोग? समझ में आ रही है बातें, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, वो समझ रहा है सबको? यस और नो? लेक्चर है, आप लोग हमसे मुझे बता सकते हो या तो फिर कि हाँ मतलब आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। जूम के बाद, जूम पे लेक्चर के बारे में बात कर रहे हो कुणाल? अपने जो लेक्चर्स है ना वो ऐसे लाइव रहेंगे, और बाकी के जो लेक्चर्स अगर मुझे लेने होंगे पर्सनली अपने कॉलेज अपने स्टूडेंट्स के, तो वो मैं जूम पे लिया करूंगी, उसका टेंशन मत लो, ठीक है। आज फर्स्ट लेक्चर है इसलिए मैं सबको बताने जा रही हूँ। क्लियर है बेटा? नाउ ये सारी बात हो गई किसके लिए? एक तो कॉन्सेप्ट कैसे आप लोग को रीड करना है, किस हिसाब से आपको ध्यान देना है, और उस आपको सुनना है बेटा। अभी दिखते नहीं दिखते उस पे ध्यान मत दो, आपको सिर्फ सुनना है, ओके। तो मेरी बातों को सुनो।
तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग के जो भी पढ़ के हो जाए, पढ़ने के बाद अगर डाउट आते हैं ना तो साइड में कहीं पे लिख के रखो कि मैम ये टॉपिक पे हम लोग को डाउट आए थे, तो वो टॉपिक चैप्टर के बाद में डाउट सेशन होगा, वो डाउट सेशन में क्लियर करवा दिया जाने वाली है। क्लियर है बात? तो यहाँ अगर आप लोग समझ के हो, जो जितने भी बच्चे हम लोग को यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, आप समझ के हो, तो मैं आप लोग के साथ हर बार वैसे भी रहने ही वाली हूँ। ओके, आपको कोई डाउट आए तो मैं हूँ, अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसमें दिक्कत आ रही है तो मैं हूँ वहाँ पे। आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी को बीच बीच में कि ऐसा हो जाता है, हमको जो एक्सपीरियंस आया उसके बेसिस पे बच्चा पढ़ता है, 4-5 लेसन 10 लेसन तक आप लोग को क्या होना है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि कैसे रीड करना है। फिर एकदम से या तो उसको कंपनी कोई अलग मिल जाती है या कुछ हो जाता है, तो आप लोग को क्या होता है ना, वहां पे आप लोग को समझ में नहीं आता है कि अब हम लोग कहाँ डिस्टर्ब हो चुके हैं। तो डिस्टर्ब नहीं होना है, सबसे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, आप लोग को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है पूरे थ्रू आउट 11th और 12th के अंदर। ओके, तो ये सारी बातों को याद रखने के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का जो मेन पॉइंट है, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो है सेल। आई बात समझ में सबको? अब जो मैंने, हाँ, शाउट आउट दे दो मैम प्लीज। ओके, ठीक है, तो अभी कमेंट ना करके हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करें। अगर आप लोग प्रिपेयर हो तो हम लोग हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और लेक्चर में हम लोग को क्या करना है, आज अभी सेल वाले चैप्टर को प्रिपेयर करना है आपको। सेल, ओके, आप लोग ने 8, 9, 10th में कहीं पे भी अगर सेल पढ़ा होगा तो सेल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या समझते हो सेल का बेसिक डिफरेंस? अगर सेल को डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, तो सेल को हम लोग क्या डिफरेंशिएट कर सकते हैं, किसके बेसिस पे हम लोग सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो देखो, सेल को हम लोग बोलते हैं, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड functional unit of life. Cell is a structural and functional unit of life, right? तो सेल को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कमेंट नहीं करोगे तो बहुत अच्छा होगा। कमेंट तब करो अब जब आपको कोई डाउट आएगा, ठीक है? नहीं तो ये जो सेल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, जो हमने स्टार्ट किया है, वो भी नहीं समझ में आएगा। तो बीच बीच में अगर आप कमेंट करोगे, जो सिंसियरली पढ़ रहा है उसको भी डिस्टर्ब होगा। ओके, तो ऐसा ना करके शांत रहो, कमेंट ना करो। और फिर जब डाउट आता है, जब मैं पूछूंगी आपको कि लास्ट में कि कहाँ पे किस हिसाब से डाउट आया है, तब मुझे पूछ लो। ओके, व्हाट इज सेल? वाओ, यहाँ से स्टार्ट करना है क्या? ओके, देखो, बॉडी जो है पूरी, हमारी जो बॉडी है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन किस हिसाब से हुआ है, बॉडी किससे बना हुआ है? टोटल अगर एक बॉडी के बारे में आप लोग कंसिडर करते हो, तो बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम। ओके, सो ऑर्गन जो है वो ऑर्गन किससे बना हुआ है? ऑर्गन जो है वो ऑर्गन बना हुआ है, जितना भी आप लोग ने यहाँ पे देखा है कि बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी के अंदर के जो डिफरेंट ऑर्गन है, जिसको आप बोल रहे हो ऑर्गन सिस्टम, तो ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन विद ईच अदर एंड टुगेदर दे विल फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, राइट? नाउ ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो पर्टिकुलर एक सिंगल ऑर्गन है, सिंगल ऑर्गन
ये सिंगल ऑर्गन किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू। ये ऑर्गन किससे बना होगा? इट इज मेड अप ऑफ टिश्यू। अब ये जो टिश्यू है, टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू हम लोग कब बोलेंगे? एग्रीगेशन ऑफ सेल। एग्रीगेशन ऑफ सेल, जब बहुत सारे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जितने भी सेल्स होंगे, जब वो कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद वो क्या फॉर्म करेंगे? टिश्यू को फॉर्म करेंगे। ओके, तो सेल ये बॉडी के अंदर का बेसिक कंपोनेंट है। जैसे हम लोग को एक बिल्डिंग बनानी है, समझो इस चीज को, कोई एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग बनाने के टाइम पे तुम लोग को बेसिक कंपोनेंट क्या चाहिए? तुम्हें ईंटें चाहिए, तुम्हें मिट्टी चाहिए, तुम्हें सीमेंट चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएगी? तुम्हारी बेसिक कंपोनेंट हो जाएगी। वैसे ही बॉडी को फॉर्म करना है, तो बॉडी का बेसिक कंपोनेंट क्या है? सेल। तो सेल जब कंबाइन होगा, सेल जब कंबाइन होगा, तो सेल जब कंबाइन हो रहा है तो वो फॉर्म करेगा टिश्यू। टिश्यू जब कंबाइन होगा, तो टिश्यू कंबाइन होगा तो ऑर्गन बनाएगा। ऑर्गन कंबाइन होगा तो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होगा तो वो बॉडी को फॉर्म करेगा। बात समझ में आ रही है तुम लोग को? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी जब फॉर्म हो रहा है, तो बॉडी किसमें से फॉर्म हो रहा है? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बन रहा है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बन रहा है? टिश्यू से। और टिश्यू किससे बन रहा है? एग्रीगेशन ऑफ सेल से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सेल कैसे बनता है। ओके, सेल ये बॉडी के अंदर का ऐसा कंपोनेंट है, सेल जिससे सेल ऑर्गेनल से बना हुआ है। तो सेल किससे बना हुआ है? तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये एक सेल है तुम्हारा, ये सेल है तुम्हारा, और सेल के पास दो कंपोनेंट है। जो बाहर का पार्ट है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ओके, और जो ये अंदर वाला पार्ट है ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, सो साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के आसपास का जो मैट्रिक्स है उसको हमने नाम दिया है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? सेल ऑर्गेनल। और न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल विच इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म है क्रोमोसोमल मटेरियल। न्यूक्लियोप्लाज्म है क्रोमोसोमल मटेरियल। नाउ क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब क्या होता है? अगर हम ह्यूमन सेल के बारे में बात करते हैं तो ये हो जाएगा आर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। आर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ओके, बात समझो। नाउ सेल ऑर्गेनल, आप लोग ने जितने सेल ऑर्गेनल याद आ रहे हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एक सेल ऑर्गेनल हो गया। एक हो जाएगा तुम्हारा, अगर प्लांट के बारे में बात कर रहे हो तो क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा, देन माइटोकॉन्ड्रिया, देन राइबोसोम, देन वैक्यूल। ऐसे बहुत डिफरेंट टाइप के क्या प्रेजेंट होंगे? सेल ऑर्गेनल कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। तो सेल को कैसे डिवाइड किया तुम लोग ने? सेल विल बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, वन इज साइटोप्लाज्म एंड अनदर इज न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हैव सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियोप्लाज्म हैव क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोमल मटेरियल मतलब आर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ओके, जब तुम टोटल सेल के कंपोनेंट के बारे में बात करते हो, टोटल कंटेंट ऑफ सेल, सेल के अंदर का सारा कंटेंट, टोटल कंटेंट, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, टोटल कंटेंट ऑफ सेल। ये कैसे बना है? साइटोप्लाज्म प्लस, क्लियर नहीं दिख रहा है? ओके, सबको नहीं दिख रहा है क्या? सबको नहीं दिख रहा है कि एक ही इंसान को प्रॉब्लम आ रहा है? क्या हो रहा है बताइए, क्योंकि नेटवर्क तो पूरा दिख रहा है। क्लियर है? ओके, तो टोटल कंटेंट ऑफ सेल, टोटल कंटेंट ऑफ सेल क्या बोला जाएगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू
प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ओके, तो आप लोग को याद क्या रखना है, ठीक है। अगर आप लोग को क्लियर दिख नहीं रहा है तो मेरी बात को सुनो, सुनाई तो दे रहा है ना, तो सुनो, मैं आपको जो चीज बता रही हूँ, मैं ज्यादा आप लोग को आज बता भी नहीं रही हूँ, मैं बस आप लोग को ये बोल रही हूँ कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसे बोला जाता है। ओके, तो सेल क्या है, हमारी बॉडी का जो बिग कंपोनेंट है, पूरी की पूरी बॉडी जिससे बनी हुई है वो है सेल। अब सेल का बेसिक फंक्शन अगर हम लोग कंसिडर करते हैं कि क्या काम करेगा सेल, अब क्या काम करेगा सेल वो सुनो, है ना। तो सेल से, सेल जब बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ जब एग्रीगेट होंगे, मतलब मिलेंगे एक साथ, तो वो बनाएंगे टिश्यू। जब टिश्यू एक दूसरे के साथ मिलेगी तो वो बनाएगा ऑर्गन, ऑर्गन एक साथ बने कंबाइन होगा तो वो बनाएगा ऑर्गन सिस्टम, और जब ऑर्गन सिस्टम बना मतलब हमारी बॉडी पूरी की पूरी वहां पे बन गई है। डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है ना हमारी बॉडी के अंदर, लीवर है, हार्ट है, किडनी है, ये सारे ऑर्गन हो जाएंगे। तो बॉडी के ऑर्गन एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होंगे तो पूरी की पूरी बॉडी फॉर्म होगी, राइट। अब जो बेसिक कंपोनेंट है, जो सेल है, वो कौन से दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एटलीस्ट उतना आज समझ लो कि सेल इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। आप सबको एक चीज पता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अंदर का कंटेंट, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट होता है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियोप्लाज्म हैव क्रोमोसोमल मटेरियल विच इज नोन एज डीएनए। अगर मुझे ऐसे बोलना है कि सेल के अंदर का टोटल कंटेंट क्या होगा, पूरा का पूरा टोटल पार्ट क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। यस, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब देखो, हर एक सेल ऑर्गेनल के फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, हर एक बॉडी के अंदर के जितने भी सेल ऑर्गेनल है हर एक का फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है। ओके, आप पहले ये चीजों को समझो, उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, जो आप पूछ रहे हो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है। आपको अगर सेल समझ में आ गया तो आपको पूरी बॉडी का फंक्शन भी समझ में आ जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। First of all, just look at the particular different cell organelle which are ER, mitochondria, ribosome, vacuole, ये different different cell organelle का function हम लोग को पढ़ना है ये चैप्टर के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो चीज मैंने जो सेल बताया हुआ है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की जो बात कर रहे हो, वो है तुम्हारा यूकैरियोटिक सेल, जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जिसकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जिसकी बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, उसको हम बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। क्या बोला जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। सो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल के बारे में आप बात कर रहे हो तो वो दोनों के दोनों यूकैरियोटिक है। नाउ व्हाट इज यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल हैव well developed nucleus, u means well developed nucleus is present in eukaryotic। जिसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं होगा उसको हम लोग कंसिडर करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हम जो डिवीजन अभी पढ़ेंगे, सेल का जो डिवीजन मैंने बोला प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, वो किसके बेसिस पे बोला, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस। So on the basis of nucleus, two types of cells, prokaryotic and eukaryotic। okay, prokaryotic and eukaryotic। अब यहाँ पे प्रो प्लस कैरियन और यहाँ पे यू प्लस कैरियन ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो प्रो मीन्स प्राइमरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस and U means
वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके सेल के पास, जिस सेल के पास प्राइमरी टाइप ऑफ न्यूक्लियस होगा, मतलब उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, वेल डेवलप्ड नहीं होगा. नो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल, while well developed nuclear membrane is present in eukaryotic cell. Okay, यूकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में होगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में नहीं होगा. तो ये हम लोग ने सेल को डिवाइड किया है किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियस, कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है कि नहीं है. बात समझ में आ रही है सबको? तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़े हुए हैं कि सेल काम क्या करता है, सेल का क्या है, सेल होता क्या है. सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ऐसा बोला जाता है. सेल एग्रीगेट होगा तो टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू एग्रीगेट होगी तो ऑर्गन बनेगा, ऑर्गन एग्रीगेट होगा तो ऑर्गन सिस्टम बनेगा, ऑर्गन सिस्टम एग्रीगेट होगा तो पूरी की पूरी बॉडी बनेगी. अब यहाँ पे जो सेल होते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड कंबाइनली इट इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म हैव सेल ऑर्गेनल, न्यूक्लियोप्लाज्म हैव क्रोमोसोमल पार्ट्स और डीएनए मटेरियल, जिसको हम लोग बोल सकते हैं. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, किसी में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, किसी में बिल्कुल भी अच्छा न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड नहीं है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे दो टाइप के सेल बने हुए हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. ओके, तो आज का जो जितना पार्ट अभी तक का हम लोग ने पढ़ाया हुआ है यहाँ तक रहने दो. जब तुम लोग कल के साथ सेम टाइमिंग पे हम लोग कल लेक्चर लेंगे जिसमें हम लोग सेल थियरी और सेल का पूरा आगे प्रोसेस बढ़ाने वाले हैं. ओके, तो आज आप लोग को सिर्फ नोट्स के अंदर जो 2-4 पॉइंट लिखवाए हैं वो आपको याद रखने हैं. जब कल आओगे तो अच्छे से हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सेल थियरी का पॉइंट एंड सेल की डिस्कवरी स्टार्ट करेंगे. ओके, चलो बाय बाय.